ये हमारे चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहला लेक्चर है। हमने अपने 12th क्लास के पिछले 2 चैप्टर में हमने चार्ज के बारे में पढ़ा है, हमने पोटेंशियल के बारे में पढ़ा है। अब इन दोनों को मिला के हम नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। हमने पिछले जो चैप्टर पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था, उसमें हमने स्टैटिक चार्ज के बारे में पढ़ा है। स्टैटिक चार्ज, और इस स्टडी की ब्रांच को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टैटिक चार्ज यानी कि हमारा जो चार्ज है वो रेस्ट में है, लेकिन जब ये चार्ज किसी पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि एक तरफ ज़्यादा पोटेंशियल यानी कि बी पॉजिटिव और एक तरफ कम पोटेंशियल बी नेगेटिव, जब चार्ज इन दोनों के बीच में कहीं फंस जाता है, बेचारा चार्ज जब फंस जाता है तब इस पर कुछ फोर्स लगना चालू हो जाते हैं, जिसके कारण ये मूवमेंट में आ जाता है, इसमें मूवमेंट में, और यही मूवमेंट हमें इलेक्ट्रिक करंट के रूप में मिलता है। तो द वेरी फर्स्ट टॉपिक विच वी हैव टू स्टडी in our third chapter, which is current electricity, is what is electric current। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन किया हमने। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट का मतलब है कि जो चार्ज है वो किसी टाइम से हम मेज़र करेंगे, तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी कि इसका अगर हम फिजिकल सिग्निफिकेंस देखें तो मान लीजिए एक सिलेंडर है, ये अपना क्रॉस सेक्शन एरिया है लेटस से ए, कि इसमें से कितना चार्ज क्यू अमाउंट किसी एक पर्टिकुलर टी अमाउंट में कितना पास हुआ है, इसी मेज़रमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है, हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो दो प्रकार से है। एक है हमारा एवरेज करंट और एक है हमारा इंस्टेंटेनियस करंट। एवरेज करंट को हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे? एवरेज करंट को हम डिफ़ाइन करेंगे जैसे कि मैं आपको सिलेंडर का एग्जांपल दिया कि किसी डेल्टा टी टाइम इंटरवल में कितना चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से पार हुआ, पार मतलब पास हुआ, सॉरी, ये अपना सिलेंडर हो गया, ये अपना ए हो गया, तो आई एवरेज इज इक्वल टू क्यू नेट बटे T2 माइनस T1। ठीक है, ये अपना हो गया एवरेज करंट। बट इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब होता है, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि हम एक बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं। हमारा जो डेल्टा टी है वो टेंस टू ज़ीरो कर रहा है। हम इंस्टेंटेनियस की बात तभी करते जब हमारा जो टाइम है वो जीरो की तरफ टेंड करे, यानी कि टाइम इंटरवल बहुत छोटा है। यहाँ पे टाइम इंटरवल जो एक मेजरेबल टाइम इंटरवल है। यहाँ पे किसी एक जैसे कि 5 सेकेंड और 10 सेकेंड, या 10 और 5 में हम डिफ़ाइन करते हैं कि इसमें 5 सेकेंड का फ़र्क है। लेकिन अगर मैं बोल दूँ 0.5 सेकेंड और 0.51113, इस टाइम इंटरवल, यानी कि देखो नेग्लिजिबल टाइम इंटरवल एक तरह से अगर मैं आपको बताऊँ तो नेग्लिजिबल टाइम, तो इसी में हम जब करंट मेज़र करते हैं तब हम उस करंट को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? डी आई इज इक्वल टू, अगर हम छोटे से टाइम इंटरवल को लेंगे तो हमारा चार्ज बहुत माइन्यूट होगा, यानी कि डी क्यू बटे डी टी। दिस इम्प्लाइज एज आई इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू स्मॉल चार्ज बटे वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये अपना हो गया इंस्टेंटेनियस करंट और ये अपना हो गया एवरेज करंट।
मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ जो कि अक्सर हमसे एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। यहाँ से उठाते हैं हमने उठाया यहाँ से I इज़ इक्वल टू क्या है अपना डी क्यू बाई डी टी। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ डी क्यू इज़ इक्वल टू आई डी टी? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि हमको कभी कभी करंट और टाइम के बीच में ग्राफ दे देता है। लेट अस सपोज ये ग्राफ दिया है अपन को, ठीक है। करंट और टाइम के ग्राफ में हमको ग्राफ दे दिया, ठीक है सर। तो सर क्या बताना चाह रहे हैं? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम इंटीग्रेशन एक टॉपिक होता है जिसमें हम पढ़ते हैं एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व से क्या मतलब है कि डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी जब मैं लिखा, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ तो क्या निकल रहा है हमारा क्यू नेट इज इक्वल टू आई डेल्टा टी, ठीक है। इसका मतलब अगर आई टी कर्व में मैं किसी दो टाइम इंटरवल यानी कि T1 T2 के बीच में अगर मैं उसका क्या निकालूं, एरिया निकालूं, किसका, आई और टी ग्राफ के कर्व के अंडर एरिया निकालूं, वो हमको टोटल चार्ज देता है। बता दूं, इसको मैंने रिटर्न फॉर्म में लिख दिया है, एरिया अंडर द आई टी ग्राफ गिव्स द टोटल चार्ज। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ करंट। सर आपने ये तो बता दिया कि सर करंट जो है सर पोटेंशियल डिफरेंस आने पे हो जाता है, पर इसका डायरेक्शन क्या होगा? इसका डायरेक्शन सर्किट में अगर देखें हम, किसमें, सर्किट में, तो जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ एक नॉर्मल सर्किट का। ये अपनी की है, ये भी अपनी क्लोज, ये भी ओपन है अपनी, ठीक है। अब ये क्लोज हो जाएगी, डॉट लगाते ये क्लोज हो जाएगी। ये अपना रेसिस्टेंस है। तो सर्किट में अगर देखें अपन, किसमें, सर्किट में, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर करंट आता है अपना, ठीक है। और अगर मैं बात करूं किसी भी सेल के अंदर या फिर बैटरी के अंदर, तो ये नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाता है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट हमको बता दिया हमने, सर्किट में पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जाता है और सेल बैटरी में नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाता है, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कुछ बात कर लूँ कि इलेक्ट्रिक करंट आखिर में, मतलब कभी कभी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछ लेता है कई बोर्ड में, तो हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात, हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है, पहले मैं यहाँ पे हैंग डाल देता हूँ, प्रॉपर्टीज़। पहला, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी है। सर आपने मुझे पहले बताया था सर, जब डायपोल पढ़ाया था, स्केलर क्वांटिटी क्या होती हैं? जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब रखती हैं, मैग्नीट्यूड से मतलब रखती हैं। लेकिन सर आप अपनी बात को काट रहे हैं। मैं कहता कैसे काट रहे हैं? सर आपने अभी बोला सर डायरेक्शन ऑफ करंट आपने जो पढ़ा है, सर देखिए सर आपने अभी ये पढ़ा है डायरेक्शन ऑफ करंट, और अब आप यहाँ कह रहे हैं कि सर स्केलर क्वांटिटी है, तो सर डायरेक्शन तो आपने बता दिया ना, तो सर ये कैसे कह रहे हैं आप? देखिए बेटा, डायरेक्शन ऑफ करंट मैंने आपको बताया है ज़रूर, लेकिन ये वो डायरेक्शन नहीं है जो वेक्टर क्वांटिटी रखती है अपने में। हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो अनफॉर्चुनेटली वेक्टर अलजेब्रा को सेटिस्फाई नहीं करता है, और जो क्वांटिटी वेक्टर अलजेब्रा को सेटिस्फाई नहीं करती है तो वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो सकती है। तो बची क्या? स्केलर क्वांटिटी। तो इसलिए हमारा इलेक्ट्रिक करंट है जो कि स्केलर क्वांटिटी होता है।
प्रॉपर्टीज़ में हम सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, आई से, ठीक है। थर्ड पढ़ेंगे, इसकी ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर, ये साइंटिस्ट के नाम पे रखी गई है एम्पियर यूनिट जो है, इसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। कभी कभी हमसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछ लेते हैं 1 मार्क में कि व्हाट इज़ 1 एम्पियर, तो आंसर हम क्या लिखेंगे, 1 एम्पियर इज़ 1 एम्पियर ऑफ करंट इज इक्वल टू व्हेन 1 कूलम ऑफ विच चार्ज पासिस थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया इन 1 सेकेंड। ये हमारा है 1 एम्पियर। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या है, करंट डेंसिटी को हम कैपिटल जे से डिनोट करते हैं। करंट डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया, पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया आई बाई ए से, इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम क्रॉस सेक्शन एरिया। कोई दिक्कत, ये हमारा जो करंट डेंसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात करंट डेंसिटी के बारे में बता दूं मैं आपको, जो करंट डेंसिटी है अगर ये वेक्टर क्वांटिटी, इसका मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा प्लस डायरेक्शन भी होगी। सर मैग्नीट्यूड तो हम आई अपॉन ए करके कैलकुलेट कर लेंगे, पर डायरेक्शन क्या है, इसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी is along the direction of electric current। मतलब अगर इस डायरेक्शन में, तो हमारा जो J है वो भी इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में होगा। समझ में आ गया, हाँ सर। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, तब तक के लिए इसको रिवाइज़ करिएगा और NCERT भी पढ़िएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर टुडे एंड स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।